हेलो बच्चों, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसके पहले की वीडियो में हमने आपको पढ़ाया था कि कैसे हम जो है इंटरफेरेंस की डेफिनेशन क्या होगी, इंटरफेरेंस क्या है, किस कंडीशंस पे इंटरफेरेंस फॉलो करता है। अब हमारे पास आ रहा है मैथमेटिकल टर्म्स। अभी तक हम लोग थ्योरेटिकल टर्म्स पढ़ रहे थे। मैथमेटिकल टर्म्स के लिए हमको इसको प्रूव करना है कि किस कंडीशंस पे, कौन सी इक्वेशंस पे जो है वो हमें कंस्ट्रक्टिव मिलेगा और कौन सी कंडीशंस पे हमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। तो बच्चों हमने दो इक्वेशंस ले ली कि ये हेडिंग आपकी जब भी आती है तो ऐसे ही आएगा, क्वेश्चन जो है एग्जाम में आएगा तो ऐसे ही आता है कि राइट द कंडीशंस या प्रूफ और ड्राइव द कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। Then let the equations of the two waves y1 is equal to a1 sin omega t and y2 is equal to a2 sin omega t plus phi। y1 y2 क्या है? इंडिविजुअल वेव्स हैं। a1 a2 उनके इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड्स हैं। phi जो है दैट इज फेज डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड वेव। आप चाहो तो phi की जगह हम अल्फा बीटा गामा कोई भी एंगल ले सकते हैं। अब हमने पहले बताया था इंटरफेरेंस कब मिलता है, व्हेन टू वेव्स हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी, देन ओमेगा चेंज नहीं हो रही है, इन सेम मीडियम, देन दे सुपर इम्पोज ईच अदर। देन सुपरपोजिशन थ्योरम यूज करोगे आप, देन y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, दोनों को ऐड कर दें, देन y इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ठीक है। अब बच्चों देखिए, आपको साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा इसमें। तो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। तो सब सारे टर्म्स ऐसे ही रख दिए हमने, इसकी जगह लगा दिया साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाई। ठीक, इसको ओपन कर लीजिए। देन a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस a2 कॉस ओमेगा टी साइन फाई। a2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमें क्यों मल्टीप्लाई किया है? क्योंकि हमें इसमें साइन ओमेगा टी वाले टर्म्स कॉमन लेने हैं और इसमें कॉस ओमेगा टी वाला टर्म्स कॉमन लेना है। देन y इज इक्वल टू जो है साइन ओमेगा टी कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बच गया? a1 प्लस a2 कॉस फाई, और इसमें क्या बच गया? कॉस ओमेगा टी आपने कॉमन ले लिया। देन a2 साइन फाई बच गया, तो कॉस ओमेगा टी इंटू a2 साइन फाई। अब हमको क्या करना है? ये रिजल्टेंट वेव तो हो गई, लेकिन इसका एम्पलीट्यूड कोई क्लियर नहीं हो रहा है। जब एक रिजल्टेंट वेव होगी तो उसका एम्पलीट्यूड भी रिजल्टेंट होगा। तो जो हमने अंदर ब्रैकेट के अंदर टर्म्स लिखे हैं उनकी जगह हमें कुछ और पुट करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। देन पुटिंग a1 प्लस a2 कॉस फाई। ध्यान क्या रखना है आपको? जो फर्स्ट स्टेप है, ध्यान रखना है कि हमने दो इक्वेशंस ली, दोनों की फ्रिक्वेंसी सेम होनी चाहिए बट उनके एम्पलीट्यूड्स डिफरेंट होने चाहिए। दोनों में सुपरपोजिशन थ्योरम यूज़ कर दिया। फिर जब हमें कॉमन लेना है, साइन ओमेगा टी कॉमन लेना है, कॉस ओमेगा टी कॉमन लेना है, जो उसके अंदर बचेगा उससे हमें आगे प्रूफ करना है। तो हमने ले लिया a1 प्लस a2 कॉस फाई इज इक्वल टू a कॉस थीटा। ध्यान रखो जो कॉस वाला टर्म्स है उसमें हमने कॉस थीटा ले लिया, और a जो है दैट इज कैपिटल A इज एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव। जो साइन वाला टर्म्स था a2 साइन फाई इज इक्वल टू a साइन थीटा ले लिया। अब बच्चों आप सोच रहे होगे ये थीटा क्या है? तो जो रिजल्टेंट वेव हमने ली है उस रिजल्टेंट वेव का जो डिस्प्ले फेज एंगल होगा वो क्या है? वो थीटा है। आप चाहें तो इसकी जगह भी कुछ और सिंबल यूज़ कर सकते हैं, बट इनिशियल और यहाँ पे जो है वो दोनों डिफरेंट होने चाहिए, वो दोनों सेम नहीं होने चाहिए। तो जो रिजल्ट है, अब ये वाली वैल्यूज आप पुट कर दीजिए क्वेश्चन 3 में। देन y इज इक्वल टू क्या आ गया? a कॉस थीटा साइन ओमेगा टी प्लस a साइन थीटा कॉस ओमेगा टी। a कॉमन ले लेंगे, अंदर फॉर्मूला बन गया साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। a की जगह ओमेगा टी है, b की जगह थीटा है। तो रिजल्टेंट वेव जो आ गई, सुपरपोजिशन थ्योरम जो हमने यूज़ करके रिजल्टेंट वेव निकाली, दैट इज y इज इक्वल टू कैपिटल A साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, वेयर कैपिटल A इज द एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव। और ये किस पे डिपेंड कर रहा है? ये डिपेंड कर रहा है ये 4 और 5 इक्वेशंस पे। तो हम इसकी वैल्यू निकालेंगे अगेन बाय 4 एंड 5 इक्वेशन से। एक पार्ट हो गया, रिजल्टेंट वेव आ गई हमारे पास, नेट वेव आ गया, उसका डिस्प्लेसमेंट आ गया y, उसका एम्पलीट्यूड a हो गया, उसका जो फेज एंगल है वो थीटा है। ये थीटा 0 हो सकता है, 0 नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये जो a है उसकी वैल्यू कब कहाँ होगी इसको हम सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग 4 एंड 5। तो बाय यूजिंग इक्वेशन 4 एंड 5 अच्छे से समझिएगा बच्चों।
क्या कर रहे हैं हम दोनों को होल स्क्वायर कर रहे हैं, दोनों को स्क्वायर कर रहे हो तो a1 प्लस a2 cos फाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसका भी होल स्क्वायर कर रहे हैं, देन a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई इज इक्वल टू a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और दोनों को हम क्या कर रहे हैं ऐड कर रहे हैं। देखिए हमने a1 प्लस a2 cos फाई का हो दोनों को स्क्वायर किया और फिर दोनों को ऐड किया। दोनों को स्क्वायर किया और दोनों को ऐड किया, ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। जब हम इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस 2ab लगाएंगे, देन 2a1 a2 कॉस फाई, यहाँ पे फॉर्मूला लगा दोगे इस साइड पे आप, तो a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई इज इक्वल टू बच्चों यहाँ पे देखो a2 स्क्वायर a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, उस पर अगर हम कॉमन ले लें, उस पर हम क्या कॉमन ले लें, उस पर हम a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो है दैट इज़ 1, और यहाँ पे जब वो 1 हो जाएगा तो केवल बचा a स्क्वायर। सिमिलरली आप इसमें देखिए a2 स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, उसको कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास वो भी टर्म्स 1 बच जाएगा। देखते हैं हम यहाँ पे आगे सॉल्व कर रहे हैं आपको, ये टर्म्स हो गया हमारे पास a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई प्लस 2a1 a2 कॉस फाई इज इक्वल टू हो गया a स्क्वायर। ये चीज़ 1 हो जाएगी, ये आइडेंटिटी है, ये आपका फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो क्या हो गया a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाई इज इक्वल टू a स्क्वायर। एक ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया कि जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव था वो किस पे डिपेंड कर रहा था, वो जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर और कॉस फाई के टर्म्स पे डिपेंड कर रहा है। अब इंटरफेरेंस में हम क्या देखते थे, इंटरफेरेंस में हमने कहा था इंटेंसिटी जो है दैट इज़ रीडिस्ट्रीब्यूटेड, और इनर इंटेंसिटी जो है दैट बिकम्स मैक्सिमम एट सम पॉइंट एंड मिनिमम एट सम पॉइंट। तो मैक्सिमम जब है हमारे पास एक फॉर्मूला होता है बच्चों, ये पढ़ना है आपको, ध्यान रखना है, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड, दैट इज़ अ रिलेशन बिटवीन इंटेंसिटी एंड एम्पलीट्यूड। तो क्या रिलेशन है, आई प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर, और जब आप इसको हटाओगे तो कुछ कांस्टेंट आ जाएगा, ये कांस्टेंट जो होके क्या आ जाएगा, ये i इज इक्वल टू के a स्क्वायर। तो अब देखिए कांस्टेंट का हमने मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड उस क्वेश्चन 7 पे, इक्वेशन 7 पे आप कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर दो, कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर देंगे देन क्या हो जाएगा के a1 स्क्वायर प्लस के a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 के कॉस फाई इज इक्वल टू के a स्क्वायर। जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो गया, ये i1 हो गया, ये i2 हो गया, और बच्चों इसको जो है हम थोड़ा चेंज कर रहे हैं, इसको हम क्या लिख रहे हैं अंडर रूट 2a1 टू रूट के, सिमिलरली रूट a2 फिर रूट a1 फिर रूट a2, या फिर इसको ऐसे रुकिए, इसको हम लिख देते हैं 2a1 a2 रूट के इंटू रूट के कॉस फाई और इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा i स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे हमने कहा कि i इज इक्वल टू के a स्क्वायर है, तो जब हमारे पास a1 हो गया तो क्या हो जाएगा यहाँ पे रूट के इंटू a1 क्या हो जाएगा अंडर रूट i, तो a1 इंटू रूट के अंडर रूट i1, a2 इंटू रूट के दैट इज अंडर स्क्वायर रूट ऑफ i2, तो ये हो गया i1 प्लस i2 प्लस 2 रूट i1 रूट i2 इंटू कॉस फाई इज इक्वल टू i स्क्वायर। ये इंटेंसिटी का रिलेशन आ गया कि इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव जो है दैट इज इक्वल टू i1 प्लस i2 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ i1 एंड i2 इंटू कॉस फाई। अब देखिए हमारे पास जो इंटेंसिटी है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी किस पे डिपेंड कर रही है, i1 चेंज नहीं हो रही, i2 चेंज नहीं हो रही है, ये जो है वो दोनों के बीच में कॉस फाई पे डिपेंड कर रही है, कॉस फाई पे डिपेंड कर रही है। और कॉस की वैल्यू आपको पता है बच्चों कि मैक्सिमम और मिनिमम क्या होती है, कॉस की मैक्सिमम वैल्यू +1 है और मिनिमम वैल्यू -1 है।
तो इंटेंसिटी कहाँ पे कम होगी, कहाँ पे ज़्यादा होगी, ये डिपेंड कर रहा है cos phi पे। अब हम लेंगे कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या होना चाहिए? फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फाई की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए। तो फॉर हमें यही कंडीशंस निकालनी थी, उसके लिए हम इतना डेरिवेशन कर रहे थे। फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस cos phi शुड बी कितना होना चाहिए? कंस्ट्रक्टिव के लिए cos phi की जो वैल्यू है वो होनी चाहिए +1 होनी चाहिए बच्चों। तो ये हमने +1 ले लिया। और ये कब होती है? cos phi की प्लस वैल्यू कब होती है? cos 0 पे होती है। अगेन 2 पाई ऐड करते जाइए, cos 2 पाई पे होती है, फिर cos 4 पाई पे होती है, डैश 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 ऐसे ही करेंगे। देन फाई की वैल्यू क्या आ गई? 0 हो गई, 2 पाई हो गई, 4 पाई हो गई, सिमिलरली 6 पाई हो जाएगी और डैश 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 ऐसे ही n टाइम्स कर सकते हैं। तो फाई की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई, 2 पाई आ गई, 4 पाई आ गई, सिमिलरली डैश 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 ऐसे कितनी भी वैल्यू निकाल सकते हैं। हमने आपको अपने पहले की वीडियोज में एक रिलेशन बताया था, और वो रिलेशन क्या था? वो रिलेशन फेज डिफरेंस और पार्ट डिफरेंस का था। ये जो फेज है, ये इसकी जगह फॉर्मूला हम लगा सकते हैं 2 पाई बाई लैम्डा इनटू पार्ट डिफरेंस। और पार्ट डिफरेंस हम यहाँ पे डेल्टा एक्स हमने फॉर्मूला बताया था आपको, यहाँ पे आप पी भी यूज़ कर सकते हो। तो ये हो जाएगा 0, 2 पाई, 4 पाई, डैश 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 ऐसे ही आगे तक। तो p की वैल्यू निकालोगे तो p की वैल्यू क्या आगे? अगर पहले वैल्यू आप निकालोगे तो लैम्डा इधर आ जाएगा, लैम्डा इंटू 0/2 पाई दैट इज 0। जब 2 पाई वैल्यू रखेंगे देन कितना हो जाएगा? लैम्डा इज इक्वल टू 1 हो जाएगी। लैम्डा हमारे पास कितना हो जाएगा? ये p की वैल्यू सेकंड वैल्यू निकालिए, 2 पाई कैंसिल आउट हो गया, p इज इक्वल टू लैम्डा हो गया। सिमिलरली जब 4 पाई लगाएंगे तो आप 2 लैम्डा हो जाएगा। तो जो पार्ट डिफरेंस आया, पार्ट डिफरेंस की वैल्यू 0, लैम्डा, 2 लैम्डा, सिमिलरली 3 लैम्डा, डैश डैश डैश। और ये डैश 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 को हम कब तक लेंगे? n टाइम्स तक लेंगे। तो पार्ट डिफरेंस जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? वो n लैम्डा होना चाहिए। और जो फाई की वैल्यू आ जाएगी, फाई की वैल्यू अगर आप लगाते हो तो फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास? अगर हम यहाँ से सॉल्व करें तो फाई की वैल्यू जनरल एक इक्वेशन लिखेंगे तो क्या हो जाएगी? 2n पाई, वेयर n की वैल्यू 0, 2, n की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे? n की वैल्यू 0, 1, 2। तो 0 लगाएंगे तो फर्स्ट वैल्यू आ गई, 1 लगाएंगे तो सेकंड वैल्यू आ जाएगी, सिमिलरली 2 लगाओगे तो वो आ जाएगी। तो कंस्ट्रक्टिव के लिए जो फाई होना चाहिए दैट इज 2n पाई, और जो पार्ट डिफरेंस होना चाहिए वो कितना आ गया? n लैम्डा। सिमिलरली बच्चों हम डिस्ट्रक्टिव के लिए कंडीशंस ले लेते हैं। तो डिस्ट्रक्टिव के लिए भी किस पे डिपेंड कर रहा है? ये cos phi के टर्म्स पे ही डिपेंड कर रहा है। तो हम यहीं पे निकालते हैं फॉर डिस्ट्रक्टिव। तो डिस्ट्रक्टिव के लिए जो कंडीशंस लोगे वो क्या हो जाएगी? वो cos phi की वैल्यू 0 पे नहीं लेंगे बच्चों, यही ध्यान रखना है यहाँ पे। डिस्ट्रक्टिव 0 से भी कम क्या होता है? -1 होता है। तो -1 लोगे और -1 cos की जो पहली वैल्यू मिलती है किस पे मिलती है? cos पाई पे मिलती है, पाई 180 पे। फिर ऐड करते चले जाइए, देन cos 3 पाई, सिमिलरली cos 5 पाई, डैश डैश डैश। और अगर हम यहाँ से फाई की वैल्यू निकालते हैं तो फाई की वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगा? ये पाई, 3 पाई, डैश 5 पाई, डैश 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 n टाइम्स। अगर हम इसकी जनरल कंडीशंस निकाल दें तो जनरल कंडीशंस क्या आ जाएगी? क्या आप ले लोगे? 2n - 1 इंटू पाई, और n की वैल्यू आप क्या लगाएंगे? पहले 0, यानी कि 0 लगाएंगे, यहाँ पे 1 लगाएंगे। अगर 2n - 1 पाई लिया है बच्चों तो यहाँ पे n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करोगे? 1 से स्टार्ट करेंगे। और अगर हमने यहाँ पे 2n + 1 पाई लिया है तो n की वैल्यू जो है वो 1 से स्टार्ट करोगे। ध्यान रखना दोनों चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं, बट अगर हमने ये लिया हुआ है तो n की वैल्यू पहले क्या आएगी हमारे पास? 1 आएगी, फिर 2 आएगी। 1 रखेंगे, देखो 2 1 जा 1, -1 दैट इज़ पाई। 2 रखोगे, 2 2 जा 4, -1 दैट इज़ 3 पाई। और अगर हम यहाँ पे +1 लगाते हैं तो n की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी, ये याद रखना है आपको। अब हमको पार्ट डिफरेंस निकालना है तो फाई की जगह क्या आ गया? 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पी डैश कर दिया, क्योंकि अभी हमने p वहाँ पे ले लिया था, इक्वल टू क्या हो गया? पाई, 3 पाई, या फिर एक जनरल कंडीशन लगा देते हैं। तो हमने यहाँ 2n - 1 पाई लिया है, आप ये ले लो, पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। देन पी डैश इक्वल टू कितना हो गया? 2n - 1 इंटू लैम्डा बाई 2, और n की जो वैल्यू है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है? 1 2 डैश से स्टार्ट हो रही है। तो ये पार्ट डिफरेंस आ गया। आप इसकी जगह जो है वो हम ये भी ले सकते थे 2n + 1 इंटू लैम्डा बाई 2, और यहाँ पे जो n की वैल्यू होगी वो 0 से स्टार्ट होगी,
और डैश डैश दोनों ही सही हैं। जिसे जो इजी लगे वो आप कर सकते हो। आपको समझना है कि यहाँ पे हमारे पास n की वैल्यू कहाँ से कहाँ होंगी और कैसे निकालेंगे। तो बच्चों ये हमारे पास आया कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसके आगे के टॉपिक्स पढ़ाएंगे। बच्चों अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक ज़रूर करिए और कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों।